3 दिसंबर को बुलंदशहर में हिंसा हुई। एक पुलिस इंस्पेक्टर की सरेआम हत्या की गई। एक प्रदर्शनकारी युवक की भी जान गई। 27 लोगों को इस मुकदमे में नामजद किया गया, जिनमें से ज्यादातर हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए नेता हैं। पर ये सभी नेता अब अंडरग्राउंड हो चुके हैं। 2 नाम बड़ी सरगर्मी से पुलिस तलाश रही है। इनमें एक है योगेश राज, जो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, और दूसरा भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्याना का अध्यक्ष है और नाम है उसका शिखर अग्रवाल। शिखर अग्रवाल इस वक्त एबीपी न्यूज पर है और एबीपी न्यूज शिखर अग्रवाल से आज ये तमाम चीजें जानेगा कि आखिरकार क्यों ये हिंसा भड़की, क्यों इस हिंसा को भड़काने के लिए वो लोग लेकर गए, क्यों इंस्पेक्टर की हत्या की गई वहां पर, और कौन इस हत्या के पीछे है। शिखर, सबसे पहली बात, आप लोगों ने एक इंस्पेक्टर की हत्या करवाई वहां पर। हमने कोई हत्या नहीं कराई है, ना ही हमारा हत्या से कोई वास्ता है, ना ही हम हत्या में बिल्कुल भी जुड़े हुए हैं। पहली बात तो वो एक हत्या है ही नहीं, वो एक दुर्घटना है। कैसे दुर्घटना है? जो एक बेकाबू भीड़, जब इंस्पेक्टर साहब ने भीड़ को धमकी दी तो भीड़ उग्र होती चली गई। हमने और साथियों ने भीड़ को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, भीड़ नहीं रुक पाई। भीड़ जमा किसने की वहां? भीड़ जमा अपने आप होती है सर। जब हिंदुत्व के नाम पे जब हमारी माताओं का, बहनों का शोषण किया जाएगा, जब हमारी गायें काटी जाएंगी, सरेआम काटी जाएंगी, और हम उसके बाद भी हमारे लोग इकट्ठे ना होंगे, जो लोग इकट्ठे हत्याओं से क्या गाय कटने का सिलसिला बंद हो जाएगा? तो हमने हत्या की गारंटी देते हैं? हमने हत्या नहीं करी है, ना ही हमारा हत्या से कोई इन्वॉल्वेशन है। चलिए उस बात पे मैं आता हूं। पहले आप ये बताइए कि उस दिन हुआ क्या, आप वहां गए क्यों? मैं अपने घर पे नमक का कारोबार करते हैं छोटा सा, उसका ट्रक उतरवा रहा था। फोन आया सौरभ का कि ग्राम के महाव के जंगलों में गौकशी हो गई है। ये सौरभ कौन है? मेरा दोस्त है। कि महाव के जंगलों में जो गौकशी हो गई है, आपका चलना जरूरी है। और भी संगठन के लोग या और भी अलग अलग जो भी लोग हैं, सभी लोग जो हिंदुत्व में आस्था रखते हैं, गाय गंगा गायत्री में आस्था रखते हैं, सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, आप भी वहाँ पे चलें। मैं अपनी टीम के साथ, टीम तैयार हो गई थी, टीम के साथ वहाँ पे पहुँचा। टीम में कौन कौन था, कितने लोग थे? 20-25 लोग होते हैं। जो नगर की कार्यकारिणी छोटी सी होती है, उसमें 20-25 लोग होते हैं जो सच्चाई का पता लगाते हैं, जो वास्तविकता को देखते हैं और पार्टी के आला कमान को सूचित करते हैं। हम सारे टीम के लोग वहाँ पे पहुँचे। हमने वहाँ देखा कि इंस्पेक्टर साहब सुबोध कुमार जी वहाँ मौजूद थे। कहाँ पहुँचे आप? ग्राम के गौकशी हुई थी? ग्राम के महाव के जंगल में, जहाँ पे मृत माता के अवशेष पड़े हुए थे, हम वहाँ पे पहुँचे और वहाँ हमने देखा इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हुए हैं, भास्कर जी जो तहसीलदार शाना है वो भी वहाँ पे खड़े हुए हैं। हमने वहाँ मोटरसाइकिल साइड में खड़ी करके वहाँ सभी लोग हमें मिले, हम भी सभी लोगों से मिले जो भी हिंदूवादी लोग थे हमारी तरह। जाने के बाद हमने देखा वहाँ पर माता के अवशेष पड़े हुए थे एक खेत में। उसके जस्ट सामने वाले एक खेत में एक आदमी ने आवाज़ मारी, ओ सब लोग इधर देखो। तो हमने उधर की तरफ भी देखा। तो उधर हम जब भाग के गए तो हमने वहाँ देखा कि 10-15-20 लोग तो वहाँ खड़े हुए हैं चारों तरफ। उसमें हिंदू भी थे 5-7 मुस्लिम भी थे, और वहाँ पे माता के अवशेष पड़े हुए थे। मैं और योगेश जब वहाँ पे पहुँचे। आप दोनों इकट्ठा गए ही, घर से दोनों इकट्ठा गए थे? आपकी जो टीम गई उसमें योगेश भी था? नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ गए थे। योगेश भाई वहाँ पे मौजूद मिले थे मुझे। आप जब गए तो योगेश पहले ही था वहाँ? पहले वाली जगह पे, जो पहले गौकशी हुई थी उस वाली जगह पे। दूसरी वाली जो गौकशी है सामने वाली, जिन्होंने आवाज मार के बुलाया था, उसमें मैं और योगेश दोनों साथ में गए थे। अच्छा, ये दोनों का कितना फासला? करीब 50 मीटर। चक्रोड है, चक्रोड जाती है, इस तरफ पहले वाली घटना थी, इस तरफ दूसरी वाली घटना थी। तो कुल कितने अवशेष थे वहाँ पर? 10-12 अवशेष होंगे कुल, दोनों जगहों के मिला के। और कितनी भीड़ वहाँ जमा थी? करीब 80 लड़के हो गए थे। 10-15 हमारे लड़के थे और लोग थे, और बाकी के लोग उनके पहले से वहाँ पे मौजूद थे। किन के? ग्रामीण भी थे, बजरंग दल के शायद लोग हो सकते हैं। मैं किसी संगठन तो इसमें कोई इन्वॉल्व था भी नहीं। योगेश राज के साथ भी जैसा कोई नेता जाता है या कोई जनप्रतिनिधि जाता है या समाज सेवक जाता है तो 2-4 लोग उसके साथ। वैसे कितने अफसर थे और वहाँ पर? अफसर कौन? अफसर वहाँ पे थे, भास्कर जी थे तहसीलदार शाना, और सुबोध कुमार जी थे इंस्पेक्टर शाना। सुभाष चंद्र जी थे शाने में ही सब इंस्पेक्टर हैं थाने के अंदर, वो मौजूद थे। सुबोध जी के ड्राइवर मौजूद थे राम आश्रय वहाँ पे, और भी वहाँ पे 2-3 पुलिसकर्मी अन्य गण और थे। तो जब आपने दूसरी जगह पर भी गौकशी के अवशेष देखे तो उसके बाद क्या हुआ? उन अवशेषों को ग्रामीणों ने, ट्रैक्टर ट्रॉली आ गई वहाँ पे। पहले तो राजू प्रधान के खेत में थे, जो महावगा गांव का, जिस गांव में गौकशी हुई उसका प्रधान रहा था पूर्व।
तो नैतिक दायित्व तो ये भी बनता है कि अगर आपको पुलिस ढूंढ रही है तो आप सरेंडर करें। नहीं, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि नैतिक दायित्व बनता है, पुलिस मुझे ढूंढ रही है मैं सरेंडर करूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नैतिक दायित्व मेरा एक और भी बनता है कि आत्मरक्षा। अगर मैं जीवित ही नहीं रहा तो बाकी नैतिक और अनैतिक क्या रह गया? नहीं, आपकी जान को क्या खतरा है? पूरी तरीके से खतरा है। पुलिस ने मेरा पूरा घर तोड़ दिया बिना वो पुलिस भी तो नैतिकता का कार्रवाई करे। पुलिस को क्या नैतिकता थी कि अनैतिकता उनने करी मेरे साथ, मेरा पूरा घर तोड़ दिया। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, दरवाजे, लेंटर और दीवार छोड़ी उन्हें भी तोड़ दे। नैतिक, अगर गांधी जी ने बताया ना या देश में भी पढ़ाया गया है, अगर आप मेरे साथ मानवता का व्यवहार करेंगे तो मुझे आपके साथ मानवता का। अगर पुलिस आपको ये भरोसा दे कि आपकी जान पर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा तो आप सरेंडर करेंगे? मैं पुलिस का भरोसा लूंगा क्यों? मुझे पुलिस के भरोसे की आवश्यकता क्यों है? देश की अदालतें खत्म हो गई हैं तो क्या? कोर्ट में सरेंडर कर दीजिए। मैं कर दूंगा, मेरे वकीलों से मेरी बातें चल रही हैं। मैं कोर्ट में, अदालत में सरेंडर करूंगा। अदालत को अपनी सारी आप बीती बताऊंगा, आला अधिकारियों को अपनी सारी आप बीती बताऊंगा। और फिर सबसे पहले तो मुझे भरोसा है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पे, योगी आदित्यनाथ जी पे। मैं उनसे अपना सारा पक्ष, वो मेरा सारा पक्ष इस माध्यम से भी देखेंगे और माध्यमों से भी मैं उनके पास तक। सरकार पर तो ये सवाल उठ रहे हैं, आप जिनको पक्ष बताने की बात कर रहे हैं, अफसरों पर गाज गिर रही है, आरोपी से भी पकड़े नहीं गए हैं। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। आरोपी कोई मुजरिम नहीं है, मैं आरोपी हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं। हत्या हुई है, एक आप कह रहे हैं मुजरिम नहीं है, शरेआम पुलिस इंस्पेक्टर को मारा जाता है। तो मैंने मार दिया सर, क्या इसमें कोई मेरे, इसमें क्या मतलब कि अगर हत्या हुई है इंस्पेक्टर की, वहां पे हम हत्या के वक्त पे नहीं थे, हम हत्या के समय पे नहीं थे। केवल और केवल हम मृत माता के अवशेषों को लेकर थाने पे आकर FIR लिखाना चाहते थे। आप कैसे कह सकते हैं कि आप उस वक्त नहीं थे वहां पर, मौके पर आप मौजूद नहीं थे? हाँ, FIR में आपका नाम तो है। हाँ, FIR में मेरा नाम है। आप ये बताइए कि आप कैसे साबित करेंगे कि आप मौके पे नहीं थे? आपने बताया कि जब ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पहुंच गई उसके बाद क्या हुआ? ट्रैक्टर ट्रॉली जब वहां पे पहुंच गई तो ट्रैक्टर ट्रॉली पर ग्रामीणों ने पिन्नियों की सहायता में माता के अवशेष रखकर ट्रैक्टरों पर रख लिए और हमने कहा कि चलो इसे सबको लेकर थाने चलते हैं। जब हम थाने के लिए रवाना हुए तो कई पुलिसकर्मियों ने और इंस्पेक्टर साहब ने भी ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने की भी कोशिश करी कि ना यहाँ गड्ढा खुदवा के JCB मशीन जो होती है जो खोद के इसे यहीं दफना देते हैं। किसने इंस्पेक्टर ने रोकने की कोशिश? सुबोध कुमार जी ने। आपके सामने रोका? हाँ, मेरे सामने रोका। क्या कहा ट्रैक्टर वाले को? कि ट्रैक्टर मत ले जाओ आगे, क्या जरूरत है इसे ले जाने की, यही अवशेषों को यहीं दबा देते हैं और उसके बाद जो है कार्रवाई करेंगे। तो आप क्यों नहीं चाहते थे कि अवशेष वहां दबे? आप क्यों सड़क पर ले जाना चाहते थे? हम सड़क पर क्यों ले जाना चाहते थे? हम ले जाना चाहते थे थाने। जब मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, आप हमारे मुद्दे को, हमारी माता को दबा देंगे और फिर हम रिपोर्ट लिखाना पहुंचे तो हमारी कौन मानना है बात, और कहाँ सत्यता रह गई इसमें? जब तक हम घटना की पूरी जानकारी क्षेत्र के लोगों को और बाकी अन्य टीमों को कि हाँ ये माता के ही अवशेष है, कल को हमने रिपोर्ट लिखा दी, पुलिस 182 का झूठा मुकदमा लिख देगी, कोई गौकशी नहीं हुई। नहीं, वो तो तहसीलदार वहां पर मौजूद थे। हाँ, मौजूद थे। तहसीलदार के सामने हो रहा था सब कुछ। तहसीलदार इस बात में उनकी सहमति थी कि हाँ इनको दबाकर फिर मुकदमा दायर कर देते हैं? ऐसी कोई बात नहीं हुई वहां पे। केवल इंस्पेक्टर साहब ने ये कहा। क्या कोई वेटनरी डॉक्टर की टीम बुलाई गई, कोई एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई कि देखा जाए अवशेष किस चीज के? नहीं, कोई टीम नहीं बुलाई गई किसी भी तरीके की। आपको कैसे लगा कि अवशेष गाय माता की ही? गाय माता का साफ साफ चेहरा दिख रहा है उसमें, गर्दन तक के यहाँ का हिस्सा कटा हुआ पड़ा था, पीछे की बाकी की खाल थी उनकी, अंदर का सारा मांस निकाल के ले गए थे गुनहगार। तो साफ साफ हम तो पहचान नहीं सकते कि। अच्छा ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि वो ट्रैक्टर के आगे आ गए, वो ट्रैक्टर के सुबोध कुमार सिंह। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि इसको दफना देते हैं। आप लोगों ने इस बात का विरोध किया? हमने कोई विरोध नहीं करा। ग्रामीणों ने कहा कि ये ट्रैक्टर से जनता के सामने आना चाहिए थाने पे। हमने कहा कि साहब ये थाने जाना चाहिए, थाने में मुकदमा दर्ज होगा। अच्छा, जब हम थाने में अपने हाथ से तहरीर लिखेंगे तब आपको जो सैंपल नमूने या डॉक्टरों की टीम या विशेषज्ञों की टीम बुलानी है तब आप वहां बुलाइएगा, तब इसके बाद यहाँ होगा। यहाँ बवाल बढ़ता चला जाएगा। लोग इकट्ठे होते जा रहे थे, जंगल का मामला था। कितने लोग इकट्ठे हो चुके थे तब अब तक लोग बढ़ चुके थे, लोगों की तादाद ज्यादा हो गई थी, 200-250 लोग हो गए थे अब तक। हम वो आपके लोग आए थे या गाँव के लोग थे? गाँव के अलग अलग हिंदूवादी कार्यकर्ता जो भी गाय में आस्था रखता है, माता में, गायत्री में, गंगा में आस्था रखता है, वो सब वहां मौजूद थे। जब लगा दिया, नारेबाजी वहाँ चलने लगी, सभी लोग भारत माता की जय, गाय माता की जय, अपना अपने धर्म का धार्मिक पक्ष हर आदमी रखता भी है, रखना भी चाहिए उसे, वो पक्ष अपना रखने लगे।
लेकिन वहाँ पर ग्रामीण बढ़ते चले गए, बहुत बढ़ते चले गए। एसडीएम साहब से मेरी वार्ता हुई। एसडीएम साहब ने मुझसे कहा कि शिखर आओ, 1 मिनट बात करनी है। वो मेरे हाथ डाल के ले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि इस बवाल को कम से कम निपटाओ और तुम्हारा जो मुकदमा है मैं लिखवा देता हूँ चल के। यानी एसडीएम को लग रहा था कि सारा बवाल जो है वो आप करवा रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं था। तो उन्हें ये लग रहा था, उन्होंने रिक्वेस्ट हमसे इसलिए करी थी, उन्हें ये लग रहा था कि हम ही समझदार व्यक्ति हैं, हम ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी बवाल नहीं चाहते। आज से पहले मेरा कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, ना ही मुझ पर किसी तरीके के कोई मुकदमे दर्ज है। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि ये पढ़े लिखे सभ्य प्रकार के लोग हैं, ये मेरी बातों को जल्दी समझ पाएंगे, ना कि बवालियों से। तो फिर आपने क्या किया एसडीएम साहब की बात सुनने के बाद? हमने कहा ठीक सरकार। हमने सुनने के बाद हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद हमने ग्रामीणों को समझाया कि ये जो है मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा, जांच हो जाएगी, पशु चिकित्सक भी आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे। वहाँ पे जो है एक अजीब सा आदमी था, अट्रैक्टिव उसकी घटनाएं थी, अजीब सा था माहौल कुछ। उसको वो जो बोला कि जो साला नेता बनेगा अब वो पिटेगा, अधिकारियों की बात मानने लगे हो, शांत करने लगे हो, हमारी माताएं कटी हैं उन्हें नहीं देखोगे। तो हमने कहा माताएं तो हमारी भी है यार, कैसी बातें कहने लगे आप। वो भीड़ में था वो आदमी? भीड़ में था वो आदमी, लेकिन वो उसकी आवाज में बड़ा दम था। मतलब ताकतवर तेज आवाज से बोल रहा था, केड़ी केड़ी बातें बोल रहा था, गाली भी काफी बक रहा था। आप उसको जानते नहीं थे? मैं उसे नहीं जानता था। अब कहाँ खड़ा था वो, क्या बोल रहा था, गाली किसको बक रहा था? ट्रैक्टर ट्रॉली के ऊपर भी चढ़ा हुआ था, नीचे भी था, साइड में भी था, और भी अन्य भी लोग थे, कोई अकेला व्यक्ति वो भी ना था। ऐसा नहीं था कि तो फिर आप उसी का जिक्र क्यों कर रहे हैं? कुछ अट्रैक्टिव था क्योंकि उसने ऐसी बातें कही कि जो नेता बनेगा, जो इस मामले को शांत कराना चाहेगा। तो हमें बड़ी ठेस से पहुंची कि यार हमारा काम किसी को सजा देना या ना देना थोड़ी है, हमको जज या पुलिस या अधिकारी थोड़ी है, हमारा काम प्रथम सूचना करता है। हम क्या कह के बुला रहे थे उसको लोग? उसे फौजी फौजी कह रहे थे लोग, फौजी है, फौजी कह रहे आप पहले नहीं मिले कभी? देखा नहीं उसको? मैंने नहीं देखा कभी। जब आप मौके पे पहुंचे थे तब से ये आदमी इस भीड़ में था? चौकी के ट्रैक्टर के, जब ट्रैक्टर वहां से चल दिया था और जब मैं दोबारा मोटरसाइकिल लेकर पहुंचा था तब से मुझे दिखाई दिया। उससे पहले नहीं था? नहीं। जब आप घटनास्थल पर पहुंचे हैं, जब एसएचओ और तहसीलदार वहां पर मौजूद थे, तब ये आदमी नहीं था? तब हो भी सकता है, हो, मुझे इसकी आवाज नहीं आई थी तो मेरा ध्यान नहीं गया। जितेंद्र फौजी तो नहीं बोल रहे थे? नहीं, फौजी फौजी कह रहे थे। जितेंद्र फौजी नहीं? नहीं। क्या उम्र रही होगी इसकी? 27-28 साल, 26 साल। दिखने में कैसा था? गोरा चट्टा, फर्स्ट क्लास तगड़ा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उसने कहा कि जो लीडर बनेगा वो भी यहाँ पे पिट के जाएगा, वो पिट के जाएगा। तो आपको लगा कि ये तो दो तरफा दुकानदारी चल पड़ी? मैंने कहा तो बड़ा बवाल हो गया यार, दोनों जो है बड़ी बात खराब हो जाएगी। ये ऐसी बातें कह रहा, हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगा। अच्छा, अगर इसका भी विरोध करेंगे तो पुलिस इन पे बेचारों पर हावी हो जाएगी। तो हम तो इधर खा इधर को हुआ था, क्या करते। हमने एसडीएम साहब से, इतने में जो मामला हुआ कि जब ये बवाल होने लगा वहाँ पे, ये सब कहने लगे, तो उग्र होता चला गया मामला। बहुत भीड़ इकट्ठी। उग्र कैसे होता चला गया बताइए ना, आप तो देख रहे होंगे उस वक्त। कार्रवाई ना हो पा रही थी ना, कुछ भी ना हो पा रहा था। अधिकारी कोई बात करना चाह नहीं रहे थे, कोई बड़े अधिकारी बुलाए नहीं गए थे और कोई भी टीम नहीं बुलाई गई थी। ट्रैक्टर लगाने के बाद कितनी देरी कोई कार्रवाई नहीं हुई या उस जाम को? घंटों 1-1.5 घंटा कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक घंटा कम से कम ट्रैक्टर लगाने के बाद, आधा 1 घंटा, 1 घंटा कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी सभी मौके पे खड़े थे? मौके पे खड़े हुए थे सभी लोग। कौन कौन? कब एसडीएम साहब थे, अविनाश चंद्र मौर्य जी, भास्कर जी थे तहसीलदार साहब, एसओ साहब थे सुबोध कुमार जी, सब इंस्पेक्टर थे सुभाष चंद्र जी, राम आश्रय उनका ड्राइवर था, एसडीएम साहब के साथ 2-3 और लोग थे। कितनी थी वहाँ? और भी काफी लोग थे वहाँ पे। टोटल मिलाकर प्रशासन के, पुलिस और प्रशासन दोनों के मिलाकर 30-40 आदमी होंगे वहाँ पे। और भीड़ कितनी थी? भीड़ अब उग्र होती चली गई थी, भीड़ बढ़ती चली। संख्या कितनी थी? 500 से ऊपर कूद गई थी संख्या। और 40 लोग वहाँ प्रशासन के थे। फिर क्या हुआ? क्या हुआ साहब, हमें जो है, जब ये सब चलता रहा, हम उन्हें शांत करते रहे। इतने में हमारे गुरुजी आ गए। गुरुजी कौन? उपेंद्र राघव जी। आप उनको गुरुजी बोलते हैं? उनको गुरुजी बोलते हैं सभी लोग वहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद या किसी संगठन में तो नहीं है वैसे, लेकिन वैसे जिम्मेदार व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा सभ्य और हमेशा सच्चाई की, ईमानदारी की व्यक्तिगत बात करने वाले व्यक्ति। अच्छा, उन्होंने पहुँच के क्या किया? गुरुजी ने भी पहुँच के हमसे कहा कि सभी लोग चलते हैं। गुरुजी और हम लोग और योगेश जी, सभी लोग उसे शांत करने के लिए वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ माहौल
उग्र हो चुका था, जनता भड़की हुई थी, बुरी तरह से भड़की हुई। कैसे शांत कर रहे थे आप लोग? आप शांत तो कह रहे हैं, आप हमने कहा कि जितने भी आदमी जो हमारा समर्थन करते हैं या हमें जानते हैं, हम उनसे ये निवेदन करते हैं कि वो थाने पर पहुंच जाए, मुकदमा थाने पर पंजीकृत होगा, चौकी और सड़कों पर जाम लगाने से कुछ नहीं होने वाला, थाने से ही रिपोर्ट लिखी जानी, या तो रिपोर्टिंग चौकी होती तो रिपोर्टिंग चौकी पर कराते कार्रवाई, और जब थाना है तो हम क्यों करें परेशान? चिंगरावटी जो है वो वहाँ रोज नामचा नहीं है? नहीं है, वहां नहीं भरा जाती कोई रिपोर्ट। अच्छा, इसलिए आप कह रहे थे वहां चलो। इस यही हम उन्हें समझाना चाह रहे थे, गुरुजी भी समझा रहे थे, हम भी समझा रहे थे। वो जाम आपने नहीं लगवाया? नहीं, हमने नहीं लगवाया कोई जाम। वो जाम लगवाने वाला कौन था हाईवे पे, जिसको लगा कि थाने की बजाय यहीं बवाल करना है? अनलिमिटेड भीड़ थी वहां पे, सभी लोग चिल्ला रहे थे। इल्जाम तो आप पे है, लेकिन आप पर है, योगेश पर है कि आप उसको लीड कर रहे थे। तो लीड का मतलब ये थोड़ी है कि हमने वहां जाम लगवा दिया। उन्होंने पूरी भीड़ के सामने कहा कि मैं यहाँ जितने भी खड़े हैं सबको गोली मार दूंगा अगर यहाँ से ना हटे तो। क्या बात कर रहे हो? ऐसे कोई क्यों कहेगा? डायरेक्ट लफ्ज। नहीं, 500 लोगों के सामने एक आदमी, एक अफसर कैसे कह सकता है कि मैं सबको गोली मार दूंगा? डायरेक्ट कहा कि मैं गोली मार दूंगा सबको। और मैंने इसकी शिकायत जाके एसडीएम उपजिला अधिकारी जो है शाना के अविनाश चंद्र मौर्य जी, बिल्कुल वहीं खड़े थे 50 मीटर के फासले पे, मैंने कहा, उसका वीडियो भी मौजूद है, मैंने कहा साहब वो हमें गोली मारने कह रहे हैं, वो गोली मार देंगे, भीड़ हिंसक होती जा रही है या बवाली होता जा रहा है। वो बोले मैं देख लूंगा, कुछ नहीं होगा। एसडीएम ने कहा हाँ तुम जाओ यहाँ से। आप अगर मान लीजिए भीड़ को आप जुटाने के लिए वहां पे जुट गई थी आपके सामने जी, नेताओं का काम भीड़ जुटाना नहीं होता, भीड़ को शांतिपूर्वक तरीके से भेजना भी होता। शांतिपूर्वक भेजा था हमने। तो वो जो शांतिपूर्वक, अगर आप कह रहे हैं हम आ गए थे, तो बाकी शांतिपूर्वक क्यों नहीं रहे? उस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं फिर? और किसी भी संगठन का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी सोची समझी साजिश का ये बिल्कुल इनकार करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालातों को देखकर जो कार्य होते हैं वो किसी संगठन की साजिश से नहीं होते हैं। हालात अपने आप ऐसे हो जाते हैं कि माहौल इतना, मांग करी गई थी कप्तान साहब के बुलाने की, क्यों नहीं बुलाया गया कप्तान साहब को वहां पे कि वो भीड़ को अंडर कंट्रोल करते? किसको मांग रखी आपने ये बात? एसडीएम साहब के सामने सबने रखी, मैंने नहीं रखी। एसडीएम खुद मौके पर मौजूद वहां थे। मांग रखी गई थी कि आला अधिकारियों को बुलाया जाए, उन्हें पता लगनी चाहिए यहाँ पे क्या हो रहा है। नहीं आए कोई भी आला अधिकारी। भीड़ को शांत करने के लिए 30 पुलिस वाले और 4 नेता क्या काफी हैं 600 आदमियों को शांत करने के लिए? शेखर, एक इंस्पेक्टर शरेआम मारा गया, एक एसएचओ को मार दिया गया, एक नौजवान लड़के की जान चली गई, ये इतनी हल्की घटना नहीं है। मैं बहुत ज्यादा संवेदना उनके प्रति व्यक्त करता हूँ, बहुत ज्यादा दुख मेरे अंदर है, बहुत ज्यादा मुझे ये महसूस है कि इतने बड़ा कांड हो गया तो हमारे जिले में, नाम बदनाम बताइए ना फिर कि गोली चलाने वाले कौन लोग हैं? मैं सर आपको फिर बार बार वही बता रहा हूँ, हमारा हिंसा की घटना से कोई वास्ता नहीं है, ना हमने कोई हिंसा की घटना देखी है, ना हमें हिंसा की घटना का पता है। ये कोई वैसा आपको कब पता लगा कि हिंसा हो गई वहां? चलिए मान ले आप 1 बजे के करीब निकल गए। जी, आप 1 बजे के करीब निकल गए, आपको कैसे पता लगा कि हिंसा हुई वहां पर? मैं निकला वहां, तो निकलने के बाद अपने घर पहुंचा, जहाँ नमक की गाड़ी उतर रही थी। फादर बैंक चले जा चुके थे, बैंक में पैसे जमा कराने के लिए। 2-4 मिनट आगे पीछे 10-5 मिनट टाइमिंग हो सकती है, कोई परफेक्ट मेरे पास टाइमिंग रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरे पास एक लड़का आया सौरभ, कि भैया वहां पे तो गोली चल गई है, पता लगी? वही सौरभ जिसने आपको फोन किया सुबह? हाँ वही सौरभ। अच्छा भैया, वो आप मौके पे छोड़ आए थे या वो आपके साथ आ गया था? वो भी आ गया था। आपका कोई लड़का हिंसा के वक्त जो आपके साथ 10-15-20 लोगों की टीम गई थी, वो कोई मौके पे नहीं था? मेरे साथ 10-12 लोग निकल आए थे, हो सकता है कोई 1-2 रह भी गए हो सकता है ना भी रहे हो, वैसे रहे नहीं थे जहां तक मुझे लगता है। अच्छा, फिर उसने क्या बताया सौरभ ने? कि वहां पे तो भैया गोली चल गई। तो मैंने कहा गोली कैसे चल जाएगी, वहां तो मुकदमा कायम हो गया, गोली कैसे चल गई? तो पहले तो मुझे उसकी बातों पे यकीन नहीं हुआ। मेरी बात हमारे जिलाध्यक्ष माननीय हिमांशु मित्तल जी से हुई, मैंने उन्हें सारे प्रकरण की जानकारी दी। सरकार ऐसे ऐसे प्रकरण हो रहा है, ये ऐसे ऐसे उन्होंने कहा था, आप आला अधिकारियों से बात कर लीजिए, क्या पता स्थिति बेकाबू हो जाए, क्या पता कुछ आपने इतनी देरी से क्यों बात करनी चाहिए? आप मान लीजिए 9 बजे गए हैं वहां पर जी, और 1 बजे तक ये सब हो गया। जब आपको गोली चलने की बात मिली तभी आपने अपने आला अफसर को फोन किया, अपने पार्टी के सीनियर आदमी को फोन किया, आपको पहले नहीं बताना चाहिए था ये सब? वहां पे तो माहौल ऐसा था, क्योंकि आवाज, शोर और हालात इतने इस तरह के हो चुके थे कि मैं उनसे क्या बताता। शेखर, उस खून का हिसाब भी हमें देना होगा जो बह चुका है वहां पर। जी,
तो वो हमने थोड़ी बहाया है। सरकार, हमारे पे क्या इल्ज़ाम है? हम जब आप हमारी कॉल डिटेल चेक कर सकते हैं, मोबाइल की लोकेशन चेक कर सकते हैं कि हम दूसरे वाले घटना जो हुई है उसमें वहाँ बिल्कुल मौजूद नहीं थे। समस्त वीडियो 203 वीडियो SIT ने कलेक्ट करे हैं, उन 203 वीडियो की जांच कर सकते हैं, हर प्रकार की जांच कर सकते हैं। और मैं गंगा मैया की कसम खा कहता हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरा इस घटना से कोई वास्ता नहीं है। आपने सब तस्दीक किया होगा, गोली पहले किसने चलाई? सुमित पर गोली कब चली और जो SHO थे उन पर गोली कब चली? आपने पक्का तस्दीक किया होगा। मालूम तो करता है इंसान जब किसी काम से निकल के आता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। जब आदमी निकल के आता है किसी बवाल में से, फिर उसके बाद उसकी जानकारी तो उसे करनी भी पड़ती है कि ह्यूमन बिहेवियर है, एक नैतिक स्वभाव है। योगेश राज कहाँ था तब जब हिंसा हुई है? योगेश राज आपके साथ तो था नहीं। हिंसा में योगेश राज का कोई हाथ नहीं था। आपकी बात हो गई दोनों की? नहीं, मेरी बात क्यों होती योगेश से? तो आप कैसे दावे के साथ कह रहे हैं जब आप मिले ही नहीं? तो क्योंकि मेरे सामने निकला था योगेश। नहीं निकला तो था, लेकिन कहाँ गया ये तो नहीं पता आपको? ये नहीं पता। तो जब हिंसा में नहीं था, जब मेरे सामने हिंसा भी नहीं हुई तो योगेश भी नहीं था मेरे सामने। हिंसा के बाद आपने आपस में दोनों में बात नहीं की? नहीं, मेरी कोई बात नहीं होती। जहां ये इंस्पेक्टर की गाड़ी मिली है वो खेतों के बीच में खड़ी है गाड़ी। जी, मैंने देखा, टीवी पे आया था। तो वहां तक वो कैसे पहुंचे जब सब कुछ सड़क पे हो रहा था? सब कुछ सड़क पे हो रहा था। तो वहां गाड़ी वहां तक भाग के कैसे गई? मुझे जानकारी नहीं है गाड़ी कैसे पहुंची। मैं वहां था ही नहीं जब मैं था। गाड़ी सारी सड़क पे थी, सब कुछ वहां था, सब कुछ शांति प्रिया चल रहा था। वो जो उन्होंने मोबाइल में वीडियो बनाया वो वैसे ही कर रहे थे या वो रिकॉर्ड हो रहा था? रिकॉर्ड हो रहा था उनके मोबाइल में। आपने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? आपके लोगों ने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जब वो बोल रहे थे कि मैं गोली मार दूंगा? नहीं, हमने रिकॉर्ड, हमारे आदमी ने करा तो थे। जब हम SDM साहब से कंप्लेन कर रहे थे, SDM साहब ने कहा कोई नहीं मारेगा, मैं देख लूंगा उन्हें। अगर नहीं होता तो वो यूं कहते कि जो है कौन कह रहा, झूठ बोल रहे हो तुम मुझसे। हम अब हर चीज का वहां पे एक कैमरामैन साथ में थोड़ी ले जा सकते हैं। यानी अगर SHO के मोबाइल फोन की जांच की जाए तो वहां क्या कुछ हुआ, अगर वो रिकॉर्ड हुआ है तो पता लग जाएगा। मैं चाहता हूं, मैं हर तरीके से प्रशासन को, शासन को, प्रदेश को समर्थन देने के लिए तैयार हूं। मुझसे कितने भी सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं बताने के लिए तैयार हूं। मुझे ये बताइए कि आप पुलिस के सामने कब सरेंडर करेंगे? और जैसे मुझे मैं अदालत के सामने सरेंडर, मैं अपनी सारी बातें अदालत में बताऊंगा। तो मैं ये मान के चलूं कि आप अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में सरेंडर करेंगे? मैं, हाँ, अदालत में जरूर जाऊंगा। मेरी भी आपसे यही गुजारिश है कि आप सरेंडर कीजिए, ताकि इस सारी हिंसा के ऊपर जिसका नाम आ रहा और पर्दा पड़ा, और मैं चाहूंगा कि आप अपने साथी योगेश राज को भी कहें कि वो भी सरेंडर करें, ताकि ये पता लग पाए कि किसके कारण ये सब हुआ। हालांकि मेरी अभी तक योगेश राज जी से बात नहीं हुई है, मैं, लेकिन उनसे मेरी जैसे भी बात होगी मैं जाऊंगा, दोनों जाएंगे। हम माननीय जज साहब के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे, सारी सच्चाई से उन्हें अवगत कराएंगे। कोई जहां जाना चाहे वहां जा सकता है, लेकिन शिखर अग्रवाल को हमारी सलाह है कि वो सबसे पहले कोर्ट जाए, वहां सरेंडर करें। किस तरह से ये हिंसा हुई, उसमें इनका क्या रोल था, ये सारी बात जाकर कानून के कटघरे में खड़े होकर अदालत को बताएं। शायद नेताओं को इसीलिए लोग अपना नुमाइंदा बनाते हैं कि वो हर पक्ष के साथ खड़े हों और हर का पक्ष कानून के समक्ष रखें। मुझे उम्मीद है कि ABP न्यूज के सामने आने के बाद शिखर अग्रवाल कानून के कटघरे में खड़े होकर पुलिस के हर सवाल का जवाब देंगे।